एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है इकोनॉमी करंट अफेयर्स। इसमें द हिंदू में जो इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं उनको डिस्कस करते हैं हम। आज हम 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, उसमें से दो तीन तो तीन ऑलमोस्ट तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे भारत नेट को देखेंगे हम, भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है। दूसरा हम कैड को देखेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट। फिर हम फिजिकल डेफिसिट को देखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। ओके, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है डिजिटल एग्रीकल्चर प्रपोजल, है ना। डिजिटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसका फुल नाम है IDEA। ये एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है गवर्नमेंट का, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर का जो डिजिटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इस प्रोजेक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है अभी, तो इसके ऊपर मतलब गवर्नमेंट ने लोगों से, पब्लिक से फीडबैक लिया है, अपने सजेशंस लिए हैं कि पब्लिक के पास जो भी सजेशन है आप दे। तो उसके ऊपर मतलब जो 91 ग्रुप्स हैं मतलब, तो उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं। तो उनके कंसर्न्स देखते हैं कि क्या कंसर्न्स हैं इस मतलब डिजिटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड। कंसर्न्स ये हैं कि एक तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स होगा, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा इसमें। दूसरा डेटा प्रोडक्शन की और कंसेंट की बात है। फिर मिसमैनेज्ड लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ये शायद ये डेटाबेस है, ये लैंड रिकॉर्ड्स का डेटाबेस यूज़ करता होगा, तो कि वो मिसमैनेज्ड है लैंड रिकॉर्ड्स अभी। एक्सक्लूजन होगा लैंडलेस जो कल्टिवेटर्स हैं, तो जिनके पास लैंड नहीं है और जो कल्टिवेट करते हैं ऐसे, है ना, तो वो उनके पास तो लैंड है नहीं, तो उनका तो एक्सक्लूजन हो जाएगा एक तरह से, वो तो बाहर निकल जाएंगे इस प्रोसेस से। दूसरा कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि ये मतलब पार्टनरशिप के साथ चल रहा है ना। जो टेक और रिटेल जाइंट्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, पतंजलि है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट इन लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में चल रहा है। तो इसके ऊपर मतलब ऑब्जेक्शन रेज किया है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी वजह से कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा। एंड दूसरा ये कि ये जो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इसे गवर्नमेंट चलाए, मतलब उनका सजेशन है कि ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये ओन बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय प्राइवेट कॉरपोरेट्स, तो गवर्नमेंट इसको हैंडल करे। एंड दूसरा यही कि इसमें एक फार्मर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अभी इस टास्क फोर्स में, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, उनका सजेशन था। तो फर्स्ट हमारा हो गया आर्टिकल। एज सच एग्जाम के लिए नहीं है, बस थोड़ा याद रखना IDEA। बाई चांस कहीं मतलब कहीं गलती से मतलब, वैसे मुझे नहीं पता इसमें क्या बताऊँ मैं, कि इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर है, मतलब ये एक आ रहा है, मतलब एक डिजिटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है। सो अगला देखते हैं हम भारत नेट। भारत नेट देख लेते हैं पहले है क्या। ये भारत नेट प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये 2012 से स्टार्ट है। और तब 2012 में जब स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN, है ना। NOFN था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से ये प्रोजेक्ट आया था। ये जो स्कीम है ये आई थी, अब इसका नाम चेंज करके भारत नेट प्रोजेक्ट कर दिया गया है। और ये स्टार्टिंग में तब आया था तो इसका प्रोजेक्ट का एम्बिशन था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत, जितनी भी सारी जो 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं उनको कवर करेगा। और जो स्पीड होगी इस नेटवर्क की 100 Mbps स्पीड होगी, और 3 फेजेज में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो अभी थर्ड फेज होगी 2019 से 2023, सॉरी, जो अभी चल रही है ना। और ये जो प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम था यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर, है ना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट था। एंड ये जो मतलब ये था, ये एक स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया था, मतलब एक कंपनी बनाई थी इसी प्रोजेक्ट के लिए, BBNL, दैट इज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, है ना। BBNL है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। एंड ये कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो ये पूरा मतलब एग्जीक्यूट कर रही है BBNL। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके थ्रू लगाया जा रहा है, जो BSNL, रेलटेल और पावर ग्रिड है, इनके पहले से फाइबर मतलब फाइबर है ना। जैसे क्या होता है, BSNL जब अपने फाइबर लगा रहा होता है ना ज़मीन में, तो उस टाइम पे बहुत सारी फाइबर साथ में लगा दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक दो लगा दी, मतलब 5-6 मतलब एक्स्ट्रा लगा दी जाती है, सो दैट कि दोबारा कभी भी काम पड़े तो उन्हीं को यूज़ कर लिया जाए, बार बार कॉस्ट ना लगे, है ना। उसको करने के लिए साथ में कई सारी फाइबर लगा दी जाती है, बट वो यूज़ नहीं होती, अनयूज फाइबर होती है, जिनको डार्क फाइबर बोलते हैं या अनलिट फाइबर बोलते हैं। तो उनको अब ये इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर लिया जाएगा, क्योंकि BSNL, रेलटेल और पावर ग्रिड इन तीनों के पास हैं ऑलरेडी। फिर इसका जो पैसा आएगा इस प्रोजेक्ट में, जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, वो पैसा आ रहा है USOF से, दैट इज यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, है ना। और ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, इसमें जितनी भी टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं वो अपना जो AGR है, उनका एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू होता है, ग्रोस रेवेन्यू, नेट नहीं ग्रोस, उनका AGR होता है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, उसका 5% पे करते हैं इस फंड में, है ना। जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो 5% इस फंड में रखते हैं यूनिवर्सल सर्विस लेवी के नाम से, है ना।
जो इनका ये एक फीस, एक तरह की फ़ी मान लो, ये लेवी है, यूनिवर्सल सर्विस लेवी। तो इसका जो 5% फंड में जाएगा और इस फंड का जो पैसा होता है वो यूटिलाइज़ किया जाता है, जो रूरल एरिया है, अनसर्व्ड एरिया है, वहाँ पर लोगों को मतलब एक इक्वल लेवल पे लाने के लिए मतलब वहाँ पे उस पैसे को यूज़ किया जाता है। तो इस ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इसी पैसे को यूज़ किया गया है। दूसरा जो अंडमान निकोबार में भी फाइबर लगाया था, तो उसमें भी इसी पैसे को यूज़ किया गया था, है ना, भारत नेट प्रोजेक्ट में। तो ये अपना हो गया भारत नेट प्रोजेक्ट वहीं कि ग्राम पंचायत के लिए सारी ग्राम पंचायत को कवर कर रहा है, सो दैट कि गवर्नमेंट के जितने भी प्लान्स हैं जो भी हैं उनको मिल सके, है ना, जो ई गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको अवेल कर सकें वो सब। और इसमें BBNL है जो ये प्रोजेक्ट लगा रहा है, जो एक कंपनी है 1956 में रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम भी है। और इसका जो पैसा है वो USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो 5% होता है उससे जा रहा है। और क्या था इसमें, और ऐसा सच कुछ नहीं है इसमें। हाँ, फिर अब न्यूज़ देखते हैं। तो यही है कि भारत नेट जो है अभी उसको गवर्नमेंट ने 19,000 करोड़ फिर से अलॉट किया है पैसा, वायबिलिटी गैप फंड के नाम से, जो VGF एक वही फंड बना दिया है वायबिलिटी। अगर मतलब ये कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें हेल्प करेगा और जो बाकी पैसा गवर्नमेंट की साइड से देना होगा, जो भी कमी पड़ेगी गवर्नमेंट उसे फंड कर देगी। तो 19,000 करोड़ रुपए इसमें फंड मतलब अभी गवर्नमेंट ने रखा है इसमें। एंड ये जो प्रोजेक्ट है अभी PPP मॉडल पे होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। और इसके अंदर इंटरनेशनल बिडिंग को भी हमने अलाउ कर दिया प्राइवेट सेक्टर में, कि बाहर से भी मतलब अगर कोई इंटरनेशनल कोई बाहर दूसरी कंट्री से भी आके बिडिंग करना चाह रहा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है भारत नेट में। मतलब इसके क्रिएशन से रिलेटेड इसका अपग्रेडेशन होगा इस प्रोजेक्ट में, मेंटेनेंस, यूटिलाइजेशन, मतलब पूरे प्रोसेस में। तो बिडिंग, इंटरनेशनल बिडिंग भी अलाउ है। और इस ये जो प्रोजेक्ट था पहले 2.5 लाख ग्राम पंचायत के लिए था, 2.5 लाख। अब ये ऑल इनहेबिटेड विलेजेस के लिए कर दिया गया है। मतलब ऐसा होता है ना कि हर एक गांव में पंचायत नहीं होती है, कई सारे विलेजेस ऐसे हैं उनकी ग्राम पंचायत दूसरे गांव में होती है, मतलब 2 गांव की एक ग्राम पंचायत होगी ऐसे। तो अब जितने भी विलेजेस हैं 3.61 लाख, है ना, तो जितने इनहेबिटेड विलेजेस हैं ये हैं 3.61 लाख, मतलब 3,61,000 यस, इतने जो गांव हैं जो 16 स्टेट्स में है, 16 स्टेट्स में, और PPP मॉडल पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा वही ऑनलाइन एजुकेशन होगी, टेलीमेडिसिन है, स्किल डेवलपमेंट है, E-कॉमर्स है, अदर जो भी एप्लीकेशन है, E-गवर्नेंस, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज चल रही हैं, तो उन सब का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और जो डिजिटल डिवाइड का जो गैप है वो कम होगा, है ना। तो ये है भारत नेट प्रोजेक्ट, हमें देख लिया अच्छे से। अगली न्यूज़ है अपनी कैड से रिलेटेड। तो जो कैड है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो अभी मतलब बढ़ गया है, मेनली गोल्ड के इंपोर्ट की वजह से 1% हो गया है GDP का। तो हम देखते हैं मेन एग्जाम के लिए कैड है, कैड होता क्या है। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो होता है ट्रेड मतलब करंट अकाउंट जो होता है ना, कैपिटल अकाउंट होता है एक, एक हमारा करंट अकाउंट होता है। तो जो करंट अकाउंट होता है उसके डेफिसिट से रिलेटेड होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, एक ट्रेड डेफिसिट होता है ना। अगर हमारा ट्रेड, हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं और हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट हम जो बाहर भेज रहे हैं वो कम है और हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, तो वो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा वो। प्लस जो अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, बाहर से हमारी कोई इनकम आ रही है, लाइक कोई डिविडेंड पेमेंट आ रही है हमारी, हमने इन्वेस्ट किया बाहर, या कोई इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है हमारे पास, वो नेट इनकम हो वो भी कम हो जाए। दूसरा नेट ट्रांसफ़र, है ना, नेट ट्रांसफ़र जो होते हैं, जैसे कोई ग्रांट बाहर से आ रही है या रेमिटेंसीज हो रही, कमा मतलब जो रेमिटेंसीज आते हैं हमारे पास, लाइक कोई फॉरेन में अपना वर्क कर रहा है, वहाँ कमा रहा है, फिर अपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है फैमिली के पास, ये जो भी ट्रांसफ़र होता है रेमिटेंसीज, तो इन सब में अगर डेफिसिट हो तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। ओवरऑल हम इसको ट्रेड डेफिसिट से काउंट कर लेते हैं, बट ये तीनों ही आएंगे इसमें। तो अभी क्या हुआ है, यही एक तो ट्रेड डेफिसिट है वो हाई हो गया है, गोल्ड इंपोर्ट हमारा ज़्यादा हुआ है, उसमें सच देखने को मिला है, मोस्टली हम गोल्ड इंपोर्ट हमारा ज़्यादा ही रहता है। दूसरा जो और दूसरे इंपोर्ट हम जो कर रहे थे उसमें भी मतलब फिर से डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो गई है इंपोर्ट की, एंड ऑयल का तो हम कर ही रहे हैं। तो ये हायर ट्रेड डेफिसिट है। दूसरा जो नेट इनविजिबल रिसिप्ट्स थी, है ना, जैसे इनकम रिसिप्ट्स या नेट ट्रांसफर जो रेमिटेंसीज वगैरह आ रहे थे, वो भी कम हो गया है। तो इन मतलब इन पूरे ही फैक्टर की वजह से पूरा हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशिएंट है वो अभी वाइड कर गया है। एंड दूसरा ये है कि हमें क्या कर, दूसरा ये एक तो बस पॉइंट्स हैं सच, तो हमें मतलब करना तो यही चाहिए कि हमारा एक्सपोर्ट पे हम ज़्यादा फोकस करें और वो सस्टेनेबल एक्सपोर्ट हो हमारा लंबे टाइम के लिए। और हम अपना जो फोकस है वो कॉम्पिटिटिवनेस पे बढ़ाएं, मतलब जैसे बांग्लादेश है या दूसरी वियतनाम है, फिलीपाइंस है, अगर ये एक्सपोर्ट करें, इनका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो हम उनके साथ कॉम्पिटिटिवली हम फाइट कर पाएँ बाहर की मार्केट में, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े, इस पर हम फोकस करें। और दूसरा वही कि
हाँ, एक न्यूज़ में यही था कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं वो तो कम हुई हैं और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो राइज हुआ है। मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स जो हमारे जो इन कंपनीज होती हैं, इंडिया की कंपनीज होती हैं, वो बाहर से मतलब अगर सस्ता लोन मिल रहा होता है बाहर, इंडिया में अगर महंगा लोन मिल रहा है किसी बैंक से, तो वो बाहर अगर सस्ता लोन मिल रहा होता है ना, तो वहाँ से बोरो कर लेते हैं, कमर्शियल बोरो कर लेते हैं। वो हमारा कम हुआ है बोरोइंग्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है इंडिया में ऐसा। अभी हमारी इकोनॉमी थोड़ी रिसेशन में है। और दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से लोग आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मोस्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो बढ़ा है, वो अच्छी बात है। एंड अगली न्यूज़ हम देखते हैं, तो कैड हो गया ना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट की बात हो रही है कि फिजिकल जो डेफिसिट होता है वो 8.2% है अभी। वो इतना इसलिए मतलब इनका यही है कि वो और ज़्यादा होता हमारे जीडीपी का, 8.2% से भी ज़्यादा होता, बट वो तो कि हमने स्पेंडिंग कम किया एंड गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम किया। दूसरा जो रेवेन्यू रिसिप्ट थी वो ज़्यादा हो गई, तो मतलब ये अभी 8.2 ही है। तो हम देखते हैं फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। तो फिजिकल डेफिसिट जो होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, वो अगर ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से, है ना, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, जो हमें पैसा आ रहा है गवर्नमेंट का, और उसकी बजाय हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाए, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, है ना, जो हम बोरो करते हैं उसके अलावा, मतलब इसको हम एग्जैक्ट टर्म्स में अगर डेफिनेशन में देखें, तो जो भी टोटल गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो किससे, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, जो टैक्स से या नॉन टैक्स से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला वो, प्लस उसके साथ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, है ना। ऐसी कैपिटल रिसिप्ट जो हमारा डेट क्रिएट नहीं करती, लाइक हमने किसी स्टेट को वो दिया था, लोन दिया था, वो लोन की हमें रिकवरी हो गई है, या दूसरा हमने कोई डिस इन्वेस्टमेंट की थी, है ना, जैसे डिस इन्वेस्टमेंट हम करते रहते हैं, कंपनी बेच दी हमने, ये वो जो पैसा आया, तो वो डेट क्रिएट नहीं कर रहा हमने, है ना। तो नॉन डेट क्रिएटिंग जो कैपिटल रिसिप्ट्स है वो, प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं जो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है वो, और वो जो टोटल है उसमें से अगर हम हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा चला जाता है उस रेवेन्यू से, तो वो फिजिकल डेफिसिट होता है। ये एग्जैक्ट मतलब डेफिनेशन है इसकी। तो इकोनॉमिक्स में अभी इस न्यूज़ में क्या बोला कि हमारा जो कैपिटल स्पेंडिंग थी गवर्नमेंट की वो कंट्रैक्ट हुई है, क्योंकि पेंडेमिक आ गया था, लॉकडाउन सिचुएशन थी, तो इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर नहीं पाए। और दूसरा जो मतलब रेवेन्यू हमारा ज़्यादा रहा, रेवेन्यू ज़्यादा हमारा रहा कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू था वो ज़्यादा रहा, एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था अभी वही एक्सपेंडिचर हम इतना किया नहीं है। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके कलेक्शन का एक रीज़न ये भी था ज़्यादा का, कि जो आरबीआई है उसका जो अकाउंटिंग ईयर था वो जुलाई में स्टार्ट होता, 1 जुलाई से जून तक जाता था पहले, बट अभी वो चेंज हो गया, वो 1 अप्रैल से अब मार्च जाएगा। जैसे फिजिकल अकाउंटिंग ईयर होता है, फिजिकल ईयर होता है हमारा गवर्नमेंट का जो फिजिकल ईयर होता है 1 मार्च से स्टार्ट होता है, वैसे ही उसको अलाइन कर दिया है आरबीआई के साथ। मतलब आरबीआई ने अपने वाला साथ कर दिया है फिजिकल गवर्नमेंट वाले के साथ, कि अब वो भी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। जो 1 जुलाई को होता था, याद रख लेना कि आरबीआई का चेंज हो गया, ये 1 अप्रैल से ही हो गया, गवर्नमेंट का आरबीआई का दोनों का इक्वल हो गया है। तो वो मतलब जो चेंज हुआ अब, और उसकी वजह से मतलब वो हर अपना जो स्टार्ट होता है उस पर डिविडेंड पेमेंट करती है गवर्नमेंट को आरबीआई। तो वो डिविडेंड पेमेंट मतलब पहले कर दी अब की बार आरबीआई ने, 9 मंथ या 10 मंथ का जो ड्यूरेशन था, 9 मंथ का, आई थिंक 9 मंथ का था। तो आरबीआई ने जो डिविडेंड पेमेंट की, तो इससे नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा हुआ, और इस वजह से टोटल जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की वो ज़्यादा थी, और एक्सपेंडिचर हम कम कर किया हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस वजह से जो फिजिकल डेफिसिट है वो 8.2% है, वैसे तो ज़्यादा ही है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो मतलब कम फिगर है इस सिचुएशन में, कोविड वाली जो सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट को काफ़ी एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। तो ये सब न्यूज़ थी। अपना वो देखते हैं आज का रिपोर्ट्स। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, ये कौन रिलीज करता है, यूनेस्को। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है। दूसरा है जेंडर पैरिटी इंडेक्स। जेंडर पैरिटी इंडेक्स दोनों ही यूनेस्को के हैं, है ना। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनेस्को है, वो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, दोनों ही न्यूज़ को रिलीज करता है। और इसी न्यूज़ में इतना ही था। ओके, एंड थैंक यू सो मच।